इम्पैक्ट पे। तो देखिए, इन द एरियाज कंकर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखिए, जो एरियाज़ जो नेपोलियन ने कब्जा किया था या फिर फ्रेंच ने जो कब्जा किया था, उन सब एरियाज़ में जो लोकल पॉपुलेशन थे उनका रिएक्शन मिक्स था। मतलब कुछ लोग खुश भी थे, कुछ लोग नाराज़ भी थे। शुरू में इनिशियली कई सारे प्लेसेस में, जैसे कि हॉलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान, वॉर्सो, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पर शुरू में फ्रेंच आर्मी को काफ़ी वेलकम किया गया था। इन लोगों को एज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी माना गया था। मतलब हम लोगों को कोई आज़ादी दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? ये फ्रेंच आर्मी ही दिलाएगा। ये फीलिंग के साथ इनको वहाँ पे वेलकम किया गया था। लेकिन जो इनिशियल इंथुजियाज़म था वो तुरंत दुश्मनी में बदल गया, एनिमिटी, हॉस्टिलिटी में बदल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबको समझ में आने लगा कि जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, प्रशासन करने का जो तरीका है, कौन सा तरीका, ये सब यूनिफॉर्म लॉ हो, स्टैंडर्डाइज वेट हो, मेजर हो, कॉमन करेंसी हो, और भी कई सारे जो अरेंजमेंट किए गए थे जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत आते हैं, ये पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ मैच नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम थोड़ा डिक्रीज हो गया था, तो इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज उतना तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। इंक्रीज टैक्सेशन, देखिए क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। टैक्स का रेट बढ़ गया था। सेंसरशिप क्या होता है? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, सरकार के खिलाफ आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हैं, तो ये चीज़ आ गया था। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकॉर द रेस्ट ऑफ यूरोप, और ज़बरदस्ती लोगों को, इन सब रीजन के लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती कराया जा रहा था ताकि यूरोप के बाकी एरिया को कैप्चर कर पाए। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आया। ऑल सीम टू आउटवेक द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का जो एडवांटेज है, ये सब जो डिसएडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज को ख़त्म कर दे रहे थे। वो यहाँ पे लिखा है, आउटवेक कर रहे थे। बातें कराई वो समझ रहे हैं। तो ये हमने ख़त्म किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। चलिए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, आपको क्या क्या चीज़ यहाँ से तैयार करना है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से पूछेंगे कि नेम द सिविल कोड ऑफ 1804 विच इक्वलाइज्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। वो कोड का नाम बताइए। तो वो कोड का नाम क्या होगा? नेपोलियनिक कोड, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डिस्क्राइब एनी 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन द टेरिटरीज ही कंकर्ड। तो जो इलाके वो अपने कब्जे में लिया था, वहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स लाया था, यहाँ से कोई भी 3 रिफॉर्म आपको लिख देना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. Analyze the statement with argument. आपको ये पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, ये लाल से अंडरलाइन किया हुआ है, और बोलेंगे इसको एनालाइज कीजिए। तो आपको ये सब बात लिखना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों का भी, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जो दिया है डिसएडवांटेज, वो भी लिखना है आपको यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे इस टॉपिक से। यहाँ से ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो येलो से हाईलाइट किया हुआ है। इसके ऊपर आपसे पूछेंगे कि हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरियाज कंकर्ड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच रूल, एक्सप्लेन। लोकल पीपल ने कैसे रिएक्ट किया, तो आपको ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? इतना आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसी में से घूर फिर के क्वेश्चन आता रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ लेंगे MCQ के फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले नेशनलिज्म यूरोप में कहाँ, किस रूप में दिखा था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कब था, इनका मेन एम क्या था, ठीक है। फिर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जिससे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रमोट हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये रिवॉल्यूशन कैसे अदर एरियाज़ में स्प्रेड हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर आप यहाँ पे देखे थे कि नेपोलियन ने जो कोड इंट्रोड्यूस किया था, जिसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड, इसके अंदर क्या क्या मेजर्स लिए गए, ठीक है। क्या क्या न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए, वो हमें पता चला यहाँ पे। इसके बाद हमने देखा कि जो लोकल पॉपुलेशन था उनका क्या रिएक्शन था फ्रेंच रूल की तरफ, वो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ चुका होगा। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में देशभक्ति का भावना कैसे डेवलप हुआ। अगर आप मिड 18th सेंचुरी यूरोप का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय कोई नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब कोई कंट्री नहीं एग्जिस्ट करता था। अगर आज का डेट का आप मैप देखेंगे तो आपको पता है कई सारे कंट्रीज़ है यूरोप में, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, पोर्चुगल, इटली, जर्मनी, पोलैंड।
तो ये सब जो नेशन स्टेट यानी कंट्रीज़ थे वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो उस समय यूरोप में क्या होता था, किंगडम्स, डचीज, कैंटन्स ये सब हुआ करते थे, मतलब राजा महाराजा का सिस्टम चलता था, जिसके जो रूलर होते थे उसके अंडर ऑटोनोमस टेरिटरी, जितना वो कैप्चर करके रख पाए उतना रीजन उसके अंडर होता था, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो लोग डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। लोगों के अंदर ऐसा कलेक्टिव आइडेंटिटी का भावना था ही नहीं, ठीक है। वो सब लोग का यूनाइटेड थे सिर्फ एक चीज़ से कि हम लोग का राजा सेम है, बाकी लोगों में ना कल्चर सेम था ना लैंग्वेज सेम था, सब अलग अलग चीज़ था, ठीक है। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे एक राजा के अंडर रहकर ही, ठीक है। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को भी बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल लें जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन में स्प्रेड था, तो यहाँ पे इस एम्पायर के अंडर अल्पाइन रीजन आता था। तो अल्पाइन रीजन के जो एरिस्टोक्रेसी होते थे, अब देखिए उस समय जो यूरोप था ना, वहाँ के जो सोसाइटी था वो दो क्लास में बटा हुआ था, एक था एरिस्टोक्रेसी और दूसरा था पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेसी में हाई क्लास के लोग आते थे, रिच लोग, और पीजेंट्स में आप समझ ही गए गरीब लोग आते थे। तो जो अल्पाइन रीजन में जो एरिस्टोक्रेसी था, यहाँ ये लोग मेनली जर्मन बोलते थे, और इसके अंदर जो था इटालियन बोलने वाले भी लोग थे। फिर हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर हंगरी भी आता है, तो हंगरी में आधा पॉपुलेशन मैग्यार बोलते थे और बाकी आधा पॉपुलेशन अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। ये सब याद नहीं करना है, सिर्फ समझ से चलिए सबको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर गलीशिया में ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर ही आते हैं, ठीक है। गलीशिया में जो एरिस्टोक्रेसी था, मतलब जो हाई क्लास के लोग थे, वो लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। और बिसाइड्स दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, इन तीनों डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा, कौन डोमिनेंट ग्रुप्स, अल्पाइन रीजन के एरिस्टोक्रेसी और हंगरी के एरिस्टोक्रेसी और गलीशिया के एरिस्टोक्रेसी, इन तीनों के अलावा देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। एरिस्टोक्रेसी के अलावा कौन रहते थे, काफ़ी लार्ज नंबर में पीजेंट रहते थे, ठीक है, जो वर्कर्स थे। तो इतना डिफरेंस लोगों में था, इतना डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो जब किसी भी रीजन में इतना डिफरेंस हो तो लोग कैसे आपस में यूनाइटेड हो, ठीक है। तो ऐसा माहौल था उस समय यूरोप का। तो ऐसा माहौल होने का बावजूद भी कैसे नेशनलिज्म, मतलब देशभक्ति का भावना डेवलप हुआ। जब देश ही नहीं है तो देशभक्ति का भावना कैसे डेवलप होगा, तो ये कैसे हुआ अब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, देशभक्ति और कंट्री का भावना कैसे उभरा। तो इसको समझने से पहले थोड़ा और हम लोग स्ट्रक्चर में जानेंगे। देखिए अगला टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अभी हम आपको क्या बोले कि यूरोप का सोसाइटी दो क्लास में बटा हुआ था, एक है एरिस्टोक्रेसी और दूसरा है पीजेंट्स। तो एरिस्टोक्रेसी तो हम समझ ही चुके हैं, न्यू मिडिल क्लास को समझना है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सोशली और पॉलिटिकली जो एरिस्टोक्रेसी था, जिनके पास लैंड था, ठीक है, ये लोग लैंड के ओनर थे, तो ये डोमिनेंट क्लास था पूरे कॉन्टिनेंट में। कौन सा कॉन्टिनेंट, यूरोप, ठीक है। तो ये लोग डोमिनेंट क्लास थे, पहला इनका फीचर ये हो गया। यहाँ के जो मेंबर्स थे, मतलब ये जो लोग थे एरिस्टोक्रेसी वाले लोग, वे आर यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। अब देखिए कई सारे अंपायर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के रूलर अलग, यहाँ का रूलर अलग, यहाँ का रूलर अलग, लेकिन यहाँ पे भी एरिस्टोक्रेसी है, हाई क्लास के लोग हैं, इसमें भी हाई क्लास के लोग हैं, इसमें भी हाई क्लास के लोग हैं। तो ये सभी एरिस्टोक्रेसी आपस में यूनाइटेड थे किस तरीके से, बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। सबका रहन सहन एक तरीके का था। यहाँ के जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, यहाँ पर भी जितने भी लोग हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब कॉमन वे ऑफ लाइफ है, ये लोग ऐसे यूनाइटेड थे। लेकिन यहाँ पे अगर पीजेंट्स का बात किया जाए तो ये लोग में काफ़ी डिफरेंस था, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। चलिए तो यहाँ पे लिखा है द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया में ये लोग बड़े बड़े ज़मीन खरीद के रखे हुए थे और टाउन हाउसेज भी खरीद के रखे हुए थे, ठीक है। ये अगला फीचर, तीसरा फीचर हो गया। फोर्थ फीचर इनका ये है कि दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। डिप्लोमेसी के बारे में बात करना हुआ या फिर हाई सोसाइटी में बात करना हुआ तो ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, एरिस्टोक्रेट लोग, ठीक है। फिर देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। तो कई सारे जो एरिस्टोक्रेट है, ये भी एक एरिस्टोक्रेसी वाला फैमिली है, हाई क्लास का फैमिली, ये भी हाई क्लास का फैमिली, ये भी हाई क्लास का फैमिली। ये लोग आपस में यूनाइटेड कैसे थे, बाई टाइज ऑफ मैरिज। शादी कर लेते थे तो आपस में क्या होता था, रिलेशन बन जाता था, ठीक है। ऐसे ये लोग कनेक्टेड रहते थे। लेकिन अगर नंबर्स के टर्म में बात करें तो ये काफ़ी स्मॉल ग्रुप थे, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप थे, ठीक है। आपको पता ही है कि जो रिच लोग होते हैं वो थोड़े कम नंबर में होते हैं। तो ये सब कुछ फीचर्स हो गया एरिस्टोक्रेसी का, ठीक है। इनके पास अपना लैंड होता है।
फिर दूसरा जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जिनका नंबर्स हाई होता है, वो कौन है? पीजेंट्स है। इसके अंदर पीजेंट आते हैं। तो यूरोप का जो वेस्ट साइड है, ठीक है, आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट साइड कहने का मतलब है लेफ्ट साइड, ठीक है, जहाँ पे स्पेन है, नीचे दिख रहा है आपको स्पेन, फिर पोर्चुगल, फिर ऊपर दिख रहा है फ्रांस, फिर आयरलैंड, फिर यूनाइटेड किंगडम। जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पे जो लैंड था उसका खेती कौन करते थे? टीनेंट्स करते थे और स्मॉल ओनर्स करते थे, जिनका अपना ज़मीन होता था, ठीक है, छोटे छोटे ज़मीन। टीनेंट क्या होता है? टीनेंट एक ऐसा इंसान होता है जो किसी और को पैसा देता है उसका ज़मीन उधारी में लेने के लिए, और उस ज़मीन पे खेती करके वो अपना पेट पालता है, ठीक है, उसको टीनेंट बोलते हैं। नहीं समझे? मतलब ये ज़मीन है, इसका मालिक कोई और है, यहाँ पे मान लीजिए ये है इसका मालिक, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक और इंसान है, इसके पास अपना ज़मीन नहीं है, तो ये क्या करेगा? इसको ये ज़मीन तो यूज़ करना है, तो ये क्या करेगा? इस मालिक से ये ज़मीन को रेंट में ले लेगा, तो इसके बदले इसको कुछ पैसा देना होगा ना, पैसा दे, या फिर कुछ जो फसल हो गया उस फसल का कुछ पोर्शन इसको दे दे, बाकी खेती उती का सारा काम ये करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टीनेंट बोलेंगे। तो वेस्टर्न साइड में जो लैंड फार्मिंग था वो टीनेंट्स करते थे और स्मॉल ओनर्स करते थे, और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग था वो वास्ट स्टेट्स के रूप में था, ठीक है, मतलब बड़े बड़े ज़मीन हुआ करते थे और इसके ओनर्स मेनली ये एरिस्टोक्रेट लोग हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो कल्टीवेशन था वो सर्व्स करते थे। सर्व्स पहले भी बता चुके हैं, ऐसे लोग जो लाइफ टाइम के लिए एक लैंड के लिए लैंड से एसोसिएटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ फीचर था उस समय। तो एरिस्टोक्रेसी हमने समझ लिया और बीच में पीजेंट्री समझ लिया। न्यू मिडिल क्लास अभी तक हमने नहीं समझा है, इसको अब समझते हैं, चलिए। In western parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes, whose existence was based on production for the market. इस लाइन को समझते हैं। देखिए, यूरोप का जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है, मान लीजिए ये यूरोप है, तो वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल हिस्सा का कुछ पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ गति से इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम चल रहा था उस समय। तो जब इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हो रहा था तो ट्रेड भी ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ टाउन्स हमें देखने को मिला, टाउन्स बन रहे थे। फिर इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, तो इस लोगों का ग्रुप जो है वो उभर के सामने आ रहा था, ठीक है। और ये जो कमर्शियल क्लास था, ये ऐसा नहीं है कि खेती वगैरह करके अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, क्योंकि ये कमर्शियल क्लास है तो ये लोग अपना रोजी रोटी कहाँ से कमा रहे थे? प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए सामान प्रोड्यूस करके अपना ये लोग लाइवलीहुड चला रहे थे, ठीक है। इतना समझे? तब इससे क्या हुआ? जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इसी वजह से एक नया सोशल ग्रुप उभर के आया, जिसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल क्लास या फिर अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। और इसमें मिडिल क्लास भी इंक्लूडेड थे। और कौन कौन से लोग आते हैं इसमें? इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ये सब लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो न्यू सोशल ग्रुप्स या फिर कमर्शियल क्लास या फिर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, तो ये सब टर्म्स क्या है? सिनोनिमस है, एक ही जैसे टर्म्स है, समझते चलिएगा, ठीक है। इट वॉज अमॉन्ग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। तो यही न्यू सोशल ग्रुप्स के मन में आइडिया उठा, क्या चीज़ का? नेशनल यूनिटी का आइडिया उठा। जब एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, जो हाई क्लास के लोग थे, उनका जब जो भी बेनिफिट था वो सब एबोलिश कर दिया गया, जब वो ख़त्म हो गया, तब यही मिडिल क्लास के मन में एक आइडिया उभरा। वो आइडिया क्या था? नेशनल यूनिटी का। बातें गहराई को समझ रहे हैं? आपको सिर्फ यहाँ से समझते चलना है, कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ से नहीं आएंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक था, द एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, ये हमने समझा, ठीक है। क्वेश्चंस बन भी सकता है, एरिस्टोक्रेसी के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, न्यू मिडिल क्लास के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, ठीक है, कि ये कैसे उभरा, इनका रोल क्या था, ठीक है, कौन कौन से लोग न्यू मिडिल क्लास में आते थे, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो जो हम अंडरलाइन किए हैं उतना तैयार कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन था, इसका जवाब अब हमें मिल रहा है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो नेशन होना चाहिए, इतना हॉचपॉच यूरोप का हालत था, ठीक है, इतना मिक्स वैरायटी था, तो इन सब वैरायटी के बीच में कैसे एक कंट्री का भावना उभर के आया? तो वो उभर के आया बिकॉज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। यही लोग थे जिन्होंने ये आइडिया को क्या बनाया? पॉपुलर बनाया, ठीक है। कौन सा आइडिया को? द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। समझे इतना? चलिए अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन दे देंगे आपको एग्जाम में। प्रीवियस ईयर हम देख रहे थे, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए समझते हैं लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है लिबरलिज्म, ठीक है,
ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या आ गया, ये देखिए, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यही दो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का। सबसे पहला चीज़ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रीडम मिलना चाहिए, आज़ादी मिलना चाहिए। और दूसरा चीज़ है इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लॉ के सामने हर कोई इक्वल होगा, कोई एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस नहीं, कोई पीजेंट के लिए डिसएडवांटेज नहीं, ठीक है, सब कोई इक्वल है। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का। अब हम लोग लिबरलिज्म को समझेंगे दो कॉन्टेक्स्ट में। एक है पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से फ्रीडम का मतलब क्या है, और दूसरा है इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से पैसे के मामले में फ्रीडम का मतलब क्या है, वो चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट लाना जो कि बाई कंसेंट हो। कंसेंट मतलब एग्रीमेंट, ऐसा सरकार बने जिसमें सब लोगों का सहमति हो, ठीक है, मतलब लोगों का पसंद से सरकार बने। ये पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। दूसरा, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, जो भी ऑटोक्रेसी है वो एंड हो, और क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं उनको जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो सब बंद हो, ठीक है, ये भी लिबरलिज्म का अंदर आता है। फिर लिबरलिज्म का अंदर ये भी आता है कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कोई भी कंट्री का, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो और उसके जरिए एक ऐसा सरकार बने जो सब लोगों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायोलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कोई इंसान अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसका पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इससे प्रॉपर्टी छीन ले, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आता है लिबरलिज्म के अंदर में, पॉलिटिकल सेंस में। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ था इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई समान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई को सफरेज का राइट मिल जाएगा। सफरेज क्या होता है, द राइट टू वोट। हर इंसान को वोट देने का जो राइट है वो नहीं मिलेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। हर कोई इक्वल है इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई वोट दे सकता है। यहाँ तक कि फ्रांस में भी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो राइट टू वोट है वो हर किसी को नहीं दिया गया था। सिर्फ किसको दिया गया था, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को दिया गया था। ऐसा मैन जो प्रॉपर्टी का मालिक हो, और जो वुमेन है और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन है उनको इस हक से वंचित रखा गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ के चलिएगा। आपको सिर्फ याद रखना है ये पॉलिटिकल सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या है। और एक यहाँ पे साइड कॉन्सेप्ट है कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। उस समय में सिर्फ जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे उन्हीं को वोटिंग का राइट मिलता था। तो ये भी डिमांड काफ़ी उभर के आ रहा था कि सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, सबको सरकार चुनने का हक होना चाहिए। समझे इतना? तो पॉलिटिकल सेंस में लिबरलिज्म का मतलब हमने समझ लिया। अब आते हैं इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक सेंस में लिबरलिज्म का मतलब दो चीज़ होता है। पहला, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, ठीक है, मार्केट के ऊपर पूरा फ्रीडम होना चाहिए, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस तय होना चाहिए, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो भी सरकारें या फिर जो भी किंग्स थे वो लोग जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हुए थे कि कोई गुड्स एक रीजन से दूसरे रीजन में पास नहीं कर सकता है, गुड्स मतलब सामान, ठीक है, या फिर कोई पैसा, तो वो जितने भी रेस्ट्रिक्शन है वो सब एबोलिश हटने चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ आता है इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये जो भी रेस्ट्रिक्शंस था ट्रेड के लिए, वो कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन था उसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जर्मन स्पीकिंग रीजन का, जो यूरोप का ऐसा पार्ट जहाँ पे लोग जर्मन बोलते थे, ठीक है। उस रीजन में क्या होता था नहीं होता था हम समझेंगे अब। और ये कब का समय है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1900 तक, तो उसका फर्स्ट हाफ मतलब 1850 तक, ठीक है। 1800 से लेके 1850 तक इस टाइम का जो जर्मन स्पीकिंग रीजन था वहाँ पे क्या क्या चलता था वो हम समझेंगे अब। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। तो यहाँ पे नेपोलियन ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर इंट्रोड्यूस किए थे, जिस वजह से यहाँ पे पहले बहुत सारे स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करते थे, ठीक है। तो इन सब को हटा के क्या 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 39 स्टेट्स बना दिया गया। मतलब मान लीजिए ये अगर जर्मन स्पीकिंग रीजन है तो यहाँ पे पहले बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ थे, तो इन सब को हटा के 39 स्टेट्स बना दिया गया। इतना समझे? अब देखिए इससे हुआ क्या, ईच ऑफ दिस पोजेस्ड इट्स ओन करेंसीज एंड वेट्स एंड मेजर्स।
तो ये हर एक स्टेट का अपना करेंसी हुआ करता था, अपना वेट वजन मापने का सिस्टम हुआ करता था और अपना मेजर हुआ करता था, ठीक है। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। तो यहाँ पे समझिएगा, ये फर्स्ट हाफ का पीरियड में आ रहा है 1833, ठीक है, 1800 से लेके 1850 तक का टाइम के बीच में ये आ रहा है। तो इस समय में अगर कोई मर्चेंट हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में जा रहा है तो उसको देखिए 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ता था, मतलब 11 जगह पे टैक्स पे करना होता था और हर जगह 5% का टैक्स पे करना पड़ता था उसको। तो ये एक टाइप का ट्रेड बैरियर था उस समय। इसके अलावा एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, हर एक स्टेट में अपना अपना वेट और मेजर करने का सिस्टम है, तो इस वजह से टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एली विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अगर हम क्लॉथ मापने का सिस्टम देखें तो वो क्या था, एल से मापा जाता था, एली बोल के, ठीक है। और ये हर एक स्टेट में अलग अलग इसका मेजर होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रैंकफर्ट में एक एली कपड़ा ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा, ठीक है। वही आप मेंज में अगर एक एली कपड़ा ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा, 55.1 सेंटीमीटर, मतलब एक एली यहाँ पे इतना है और एक एली यहाँ पे इतना है। फिर न्यूरेमबर्ग में एक एली इतना हो जाता है। तो ये इतना अलग अलग जो वेट और मेजर का डिफरेंस था, इस वजह से काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन करना पड़ता था। तो ये सब जो था, तो यही सबको क्या बोलते हैं, ये सबको बोलते हैं ऑब्स्टैकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ। ये सब ऑब्स्टैकल है, बाधा है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो न्यू कमर्शियल क्लास था या फिर जिसको न्यू सोशल ग्रुप भी बोलते हैं, एडुकेटेड मिडिल क्लास, ये लोग आर्ग्यू कर रहे थे, मतलब ये लोग बोल रहे थे कि क्या हो, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट हो। यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्रिएट होने से क्या होगा, अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल होगा। बिना किसी बाधा के जो सामान है, जो पैसा है, जो लोग है, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जा पाएंगे। बाधा किस किस सेंस में, ये सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, हर जगह कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना पड़ेगा, समझ रहे, करेंसी भी हर जगह सेम होगा। तो यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब ये लोग डिमांड कर रहे थे किस चीज़ का, नेशन स्टेट का डिमांड कर रहे थे। तो यही बात जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि ये जो एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास है, यही लोग डिमांड कर रहे थे नेशनल यूनिटी का। समझ रहे क्यों डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इनको बिजनेस करने में हेल्प मिलेगा। ये लोग बिजनेस ही करने वाले कैटेगरी है, ये लोग का लाइवलीहुड ही एग्जिस्ट करता है किस बेसिस पर, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट के लिए, समझ रहे। चलिए, तो ये हमने समझा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इन 1834 अ कस्टम यूनियन जिसको जोल्वेरिन भी बोलते हैं, ये बनाया गया। कहाँ पे, प्रूसिया में, मतलब प्रूसिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था ये ग्रुप बनाने का। एंड जॉइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, बहुत सारे जर्मन स्टेट इसके मेंबर थे। इसका एम क्या था, द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो ये यूनियन ने दो काम किया। पहला, इन्होंने टैरिफ बैरियर, जो भी ट्रेड के लिए जो भी बैरियर होता है, ठीक है, टैक्स वाला या फिर क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस, ये सब इन्होंने हटा दिया। और जो नंबर ऑफ करेंसीज था वो 30 से रिड्यूस करके कितना कर दिया, सिर्फ 2 करेंसी कर दिया इन्होंने। तो एग्जाम में आपसे जोल्वेरिन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, तो जोल्वेरिन के बारे में क्या लिखिएगा, जोल्वेरिन वॉज अ कस्टम यूनियन, ठीक है, फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड जॉइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। फिर ये लाइन भी लिखिएगा कि द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। समझे इतना। अब देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेंगे, लिबरल नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, तो लिख लेंगे आप। फिर इसी क्वेश्चन में और एक लाइन ऐड कर देंगे कि एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द पॉलिटिकल स्फेयर। पॉलिटिकल सेंस में लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है वो बताइए। तो वो आप यहाँ से लिख लेंगे, जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है वो सब, ठीक है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे यहाँ पे ये कि एक्सप्लेन द कंडीशंस दैट वर व्यूड एज ऑब्स्टैकल्स टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो जो 19th सेंचुरी यूरोप में जो न्यू कमर्शियल क्लास थे, उनके नज़र में क्या क्या ऑब्स्टैकल्स थे ट्रेड के लिए, वो बताइए। तो आपको यहाँ से समझाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से लेके ये पूरा नेपोलियन वाला सब लिखना पड़ेगा, ये सब सिस्टम, क्लॉथ वाला सिस्टम यहाँ तक लिखना पड़ेगा, जो ब्लू एंड लाइन है। समझे इतना। चलिए, तो यही 2 क्वेश्चन